करंट अफेयर्स, खेलकूद, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात, और लोकप्रिय फिल्मी गीत संस्कृत में। देखिए वार्तावली शनिवार शाम 6:30 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में भारी बारिश के कारण अब तक 6 लोगों की मौत, 10 अन्य लोग हुए घायल। भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा स्थगित। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में आज भी बारिश होने की है संभावना। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ जारी अभियान के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए अभियान में जुटी सभी संस्थाओं की सराहना। गृह मंत्रालय ने नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति। आतंकी फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर की छापेमारी। शोपियां, पुलवामा, बांदीपुरा और कुलगाम जिलों में एनआईए की छापेमारी जारी। G20 के बुनियादी ढांचा कार्य समूह की तीसरी बैठक उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में जारी। बैठक में देश के आधारभूत ढांचे से संबंधित चुनौतियों और टिकाऊ शहरों के लिए खाका तैयार करने पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का भी आयोजन। और रूस में वैगनर लड़कों की असफल बगावत के बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने किया रूसी सेना का निरीक्षण। रूस के राजकीय प्रसारणकर्ता ने वैगनर विद्रोह के बाद दिखाई पहली तस्वीरें। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के लगभग सभी राज्यों में मानसून की दस्तक के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर कई जगह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में 27 और 28 जून को तेज वर्षा की संभावना है। उत्तराखंड में राज्य मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में तेज वर्षा की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा पर जा रहे यात्री रास्ते में बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर गधेरा उफान पर है। इसकी वजह से केदारनाथ के लिए निकले पैदल यात्री वहीं पर फंस गए हैं। फंसे हुए यात्रियों को गौरीकुंड और अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। और उत्तराखंड में खराब मौसम का असर केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग सहित राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग में तेज वर्षा के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी लगातार तेज बारिश हो रही है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें कांगड़ा शहर की हैं, जहां जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। यहां सड़कों में पानी भरा हुआ है, नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। और इसी बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों के लिए बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और मंडी जिलों के अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से काफी संवेदनशील घोषित किए गए हैं। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है।
और हिमाचल प्रदेश में मंडी और कुल्लू समेत कई इलाके भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ की चपेट में हैं। शिमला में आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ने बताया कि अभी तक 6 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 10 लोग घायल हुए हैं, जबकि 124 सड़कें इस वक्त अवरुद्ध हुई हैं। लगभग 3 दिन से जो है मानसून हिमाचल में दस्तक दे चुकी है। बहुत जगह में हैवी रेन्स की सूचनाएं मिल रही हैं। पिछले 3 दिनों में मानसून के ऑनसेट के बाद से 6 लोगों की जो है डेथ हुई है और लगभग 10 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। हमारे 303 जो है जानवर हैं उनका नुकसान हुआ है। पिछले 3 दिनों में 3 करोड़ के आसपास का लॉस का अनुमान है। तो 124 टोटल हमारे रोड जो हैं कहीं ना कहीं पे जो है ये जो अवरुद्ध हुए हैं। जगह जगह में जो पर्यटकों के फंसे होने की सूचनाएं मिली थी, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और मंडी में भारी बारिश और बादल फटने की वजह से हालात काफी खराब हैं। पंडोह मंडी राजमार्ग 4 मील से 7 मील के बीच में काफी जगह भूस्खलन के चलते बंद हो गया है, जिसे खुलने में अभी वक्त लगेगा। वहीं कमान से आगे पराशर को जाने वाली सड़क में बना बागी पुल बादल फटने के कारण बंद हो गया है। बादल फटने से पहाड़ी से अचानक सारा पानी सड़क पर आ गया। पराशर से आ रही चंबा के विद्यार्थियों की एक बस और कई वाहन यहां फंस गए हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि रात तक सड़क खुलने की कोई संभावना नहीं है। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने यात्रियों के रहने का इंतजाम किया है। हालांकि इस बीच एक राहत भरी खबर भी आ रही है। वो ये है कि मंडी जोगिंद्रनगर नेशनल हाईवे पर जो मैगल में बंद था वो अब फिलहाल खुल गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के मेहद और कैफेटेरिया मोड़ में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। इसके बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का यातायात अवरुद्ध हुआ है। यहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई है। और भोपाल में बारिश के बाद एक और जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर शहर में कई जगह जल भराव से परेशानी हो गई है। पहली ही बारिश के बाद शहर के भोपाल टॉकीज से लेकर बावड़िया कला तक सब जगह पानी पानी जमा हो गया है। शहर में कई जगह जल भराव को दूर करने के लिए नगर निगम से पंप भी मंगाना पड़ा है। झमाझम बारिश के बाद लोग बारिश के शहर के सुहाने मौसम का भी लुत्फ उठा रहे हैं। और उधर मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह आ गया है और एक जो है कि साइक्लिक सर्कुलेशन है सेंट्रल पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, उसके कारण भी काफ़ी रेन गिरने के चांसेस है। और आज जो प्रमुख आंकड़े हैं वो वर्षा के, वो जबलपुर में 55 मिलीमीटर, बैतूल में 120.6, पचमढ़ी 15.2, मंडला 54.4 और खजुराहो 9.6, भोपाल में 77.2। और आज जो है कि विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, इसमें हैवी रेन के गिरने के चांसेज हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया है। तेज बारिश होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी अधिक होने से वाहनों की आवाजाही पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जहां बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं शहर में जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चक्रवात बिपरजॉय के राजस्थान में प्रवेश करने के बाद से लेकर राज्य में भारी बारिश लगातार हो रही है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई के घाटकोपर में इमारत ढहने से हुए हादसे में राहत और बचाव अभियान पूरा हो गया है। घाटकोपर के चित्तरंजन नगर में रविवार सुबह 9 बजे अचानक 4 मंजिला इमारत के गिर जाने से 2 लोग फंस गए थे। काफी कोशिश के बाद भी इन्हें बचाया नहीं जा सका। एनडीआरएफ ने अभियान चलाकर मलबे में दबे दोनों लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। एनडीआरएफ की टीम करीब 21 घंटे के ऑपरेशन के बाद दोनों शवों को बाहर निकाल पाई। मृतकों में एक महिला और एक पुरुष हैं।
और असम इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश के बाद बाढ़, भूस्खलन, प्री मानसून बारिश का सामना कर रहा है। पिछले 2 दिनों से मौसम धूप रहने के कारण स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि राज्य के अलग अलग हिस्सों में आंधी और बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिक से छिटपुट बारिश की भविष्यवाणी की गई है। नई रिपोर्ट के अनुसार कोई भी नदी खतरे के स्तर से ऊपर नहीं बह रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पिछले 24 घंटों में बाढ़ के कारण प्रभावित जिलों की संख्या 19 से घटकर 15 हो गई है, जिसमें बजाली, बक्सा और ये आपको सीधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और मिस्र दौरे से लौटने के बाद एक अहम बैठक की है। ये तस्वीरें उस बैठक की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल दौरा संपन्न करके अमेरिका और मिस्र के बेहद सफल दौरे को संपन्न करने के बाद वापस स्वदेश लौटे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और मिस्र के दौरे से लौटने के बाद की अहम बैठक की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुधाकर दास हमारे सहयोगी संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, प्रधानमंत्री बेहद सफल दौरा 2 देशों का करने के बाद वापस स्वदेश आए हैं और उसके बाद ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की है। क्या कुछ एजेंडा इस बैठक का और क्या कुछ ताज़ा जानकारी आपके पास? देखिए शैला, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री कल ही देर रात लौटे हैं और काफी सफल उनका अमेरिका का और मिस्र का दौरा रहा। अमेरिका में किस तरह का अभूतपूर्व स्वागत पीएम मोदी का रहा हमने देखा। उसके बाद मिस्र के साथ भी जो पार्टनरशिप वो नई ऊंचाई पर पहुंची है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस हुआ है, तो एक साझेदारी को एलिवेट भी किया गया है। और उसके बाद देर रात पीएम मोदी पहुंचे थे, उनका एयरपोर्ट पर स्वागत भी हुआ था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के तमाम सांसद वहां मौजूद थे। और उसके बाद आज सवेरे ये अहम बैठक बुलाई गई है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री भी है, उसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर पीके मिश्रा और कई अन्य ऑफिशियल्स भी इस मौजूद है इस बैठक में। हालांकि ये जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है कि अहम क्या विषय वस्तु इस पूरी बैठक का है, लेकिन बहुत अहम बैठक बताया जा रहा। हो सकता है कुछ देर के बाद इस संबंध में जानकारी आए। लेकिन एक जो पीएम मोदी की हम लगातार एक कार्यशैली देखते रहे हैं शैला, वो कुछ पल का भी वो आराम नहीं करते हैं। देर रात लौटे हैं और आप अगर किसी विदेश यात्रा पर जाइए, टाइम जोन्स चेंज हो जाते हैं, तो आपके सोने जागने की का समय बदल जाता है और अब बहुत थकान महसूस होती है कोई सामान्य व्यक्ति रहे तो। लेकिन बावजूद इसके काफी उनका हेक्टिक शेड्यूल था। हमने यूएस में भी देखा, मिस्र में भी देखा, बहुत ज्यादा काफी मीटिंग्स थी उनकी, कई लोगों से मुलाकातें हुई। उसके बावजूद और वहां से लौटने के बाद ही ये बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई है। सूत्र बता रहे हैं कि काफी अहम ये बैठक है। हो सकता है दोपहर बाद या शाम तक इस बैठक के संबंध में जानकारी सामने आए, लेकिन काफी अहम बैठक ये बताई जा रही है शाला। चलिए सुधाकर, आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिए। आगे जो भी अपडेट होती है वो हम आपसे लेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद ये इनपुट्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एनआईए टेरर फंडिंग के मामले में अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है। शोपियां, पुलवामा, बांदीपुरा और कुलगाम जिलों में छापेमारी हो रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज सुबह कश्मीर घाटी के 4 जिलों में कई जगह पर दबिश दी है। एक अधिकारी ने कहा है कि एनआईए की टीमों ने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से घाटी में कई स्थानों पर छापे मारे हैं। इस अफसर के अनुसार छापेमारी पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और बांदीपुरा जिलों में हो रही है। ये कार्रवाई आतंक से जुड़े मामलों और आतंकवादियों के सहयोगियों को लेकर की जा रही है। और ओडिशा के गंजम जिले में कल रात एक बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। घायलों को एमकेसीएच मेडिकल कॉलेज बरहामपुर में भर्ती कराया गया है। गंजम की जिलाधिकारी के मुताबिक 2 बसों की टक्कर से यह हादसा हुआ।
फिलहाल मामले की जांच चल रही है और घायलों को हर संभव मदद देने की कोशिश की जा रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बस दुर्घटना में हताहत हुए लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ जारी अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए अभियान में जुटी सभी संस्थाओं की सराहना की। अपने संदेश में गृह मंत्री ने बताया कि गृह मंत्रालय ने नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने इस मुहिम में जन भागीदारी का भी आह्वान किया। ड्रग मुक्त भारत के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इस लड़ाई को बिना जन भागीदारी के नहीं जीता जा सकता। आज इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को और परिवार को ड्रग से दूर रखें। ड्रग न केवल युवा पीढ़ी और समाज को खोखला बनाता है, बल्कि इसकी तस्करी से अर्जित धन देश की सुरक्षा के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। इसके दुरुपयोग के विरुद्ध इस युद्ध में बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लें। अपने आसपास हो रहे ड्रग के व्यापार की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दें। मुझे विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयास से हम सब नशे की समस्या को जड़ से मिटाने में सफल होंगे। और आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समय सुरक्षा कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे हैं। है उसके बारे में चर्चा करूंगा। 9 वर्षों का कार्यकाल हमारे प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व की सरकार का गुजरा है। यदि मैं कहूं कि 9 वर्षों के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही क्रांतिकारी और युगांतकारी सुधारों की नींव रखी है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। अचीवमेंट तो गवर्नमेंट के बहुत सारे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स की बुकलेट भी उपलब्ध हुई होगी, लेकिन सब मिला जुला कर मैं यह कह सकता हूं कि 9 वर्षों में एक बहुत बड़ा काम यह हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए वह नहीं लिया जाता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत सारी दुनिया में भारत की बनी है। भारत की प्रतिष्ठा का अंतर्राष्ट्रीय जगत में मूल्यांकन करना हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो इस बार की विदेश यात्रा थी, इसके पहले की जो उनकी विदेश यात्रा थी, उस दौरान भी आप देखें एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर यह कहता है अब्बास हैं। दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन यह कहते हैं ग्लोबली आप इतने पॉपुलर हो कि आपका ऑटोग्राफ लेने की इच्छा हो रही है। और पापुआ न्यू गिनी का प्राइम मिनिस्टर अपनी रेस्पेक्ट फ्रॉम इनर कोर ऑफ हार्ट एक्सप्रेस करने के लिए वो पैर छूता है। पैर छूना यह कोई छोटी बात नहीं है। यह जो कुछ भी हुआ है, मैं समझता हूं कि इन सब सारे लोगों ने भारत के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति की है। हर भारतवासी का यह सम्मान है। यह केवल प्राइम मिनिस्टर का ही सम्मान नहीं है। यह हैसियत भारत की बनी है और बड़े उत्साह के साथ भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मुझे तो प्राइम मिनिस्टर की वह बात याद आती है जब उन्होंने कहा था 2014 में हम और वह, मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में एक सार्वजनिक सभा में मौजूद थे। उन्होंने कहा था
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। यदि मैं कहूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ भी उस समय सौगंध ली थी, कसम खाई थी, उसको लेटर एंड स्पिरिट में उसका निर्वाह किया है, तो यह कहना भी एग्जैजरेशन नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से यदि आप देखें, 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय इकोनॉमी की साइज के मामले में भारत दुनिया में लगभग 10वें 11वें स्थान पर खड़ा था, लेकिन 9 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत वहां से जंप लेकर दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। मैं देख रहा था मॉर्गन स्टैनले, एक फाइनेंशियल फर्म है जो कि पहले भारत के बारे में कहती थी कि बहुत ही आर्थिक दृष्टि से यह कमजोर देश है, और उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, फ्रेजाइल 5। तो फ्रेजाइल 5 में कुछ कई कंट्री थी, ब्राजील था, इंडोनेशिया थी, साउथ अफ्रीका, उसमें भारत का भी नाम रखा था। 2013 की बात मैं कर रहा हूं, जब मॉर्गन स्टैनले, इस फर्म ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की चर्चा करते हुए यह बात कही थी, और उसी में उन्होंने फ्रेजाइल 5 का लड़खड़ाती हुई, टूटती हुई, कमजोर अर्थव्यवस्था की बात कही थी, 5 कंट्रीज की, तो उनमें भारत भी शामिल था। अब जानते हैं वही मॉर्गन स्टैनले फर्म यह कहती है कि इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते, यानी 4 वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं इस सच्चाई को, कि सारी दुनिया भी जानती है, पावर परचेजिंग पैरिटी के मामले में आज ही हमारा भारत दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो गया है। पावर परचेजिंग पैरिटी के मामले में यह हैसियत सारी दुनिया में भारत की बनी है। अब एक घटना, रूस और यूक्रेन के युद्ध चल रहा है। इस यूक्रेनियन क्राइसिस के दौरान हमारे बहुत सारे बच्चे जो वहां पर फंसे हुए थे यूक्रेन में, उनके गार्जियंस यहां बराबर गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे, चाहे जैसे भी हो, यूक्रेन से हमारे बच्चों को आप बाहर निकालो। असमंजस की स्थिति थी, लेकिन एक स्ट्रांग विल पावर होने के कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चटपट फैसला किया। तो ये जम्मू से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर रक्षा मंत्री सुरक्षा कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के ऊपर क्या कुछ उपलब्धियां हैं, इस पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस प्रकार से भारत का कद बढ़ा है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, वो देखने वाली है। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों में भारत की स्थिति में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं, देश में लगातार विकास हो रहा है, अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखते हुए काम किए जा रहे हैं। कई बड़े मुद्दों पर उन्होंने, कई बड़ी बातों पर इस दौरान प्रकाश डाला। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में बिजली महंगी हो सकती है। जी हां, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा खरीद समझौते पर दर बढ़ाने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद दिल्ली में बिजली की कीमतों में 10% का इजाफा हो सकता है। रिलायंस एनर्जी की कंपनी बॉम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने दिल्ली में बिजली की खरीद को लेकर दिल्ली में बिजली की कीमतों पर निगरानी रखने वाली DERC के सामने अर्जी लगाई थी। दिल्ली बिजली आयोग ने BSES की अर्जी को मंजूरी देते हुए पावर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर दर बढ़ाने की इजाजत दे दी। वहीं अंतिम फैसला दिल्ली सरकार को लेना है कि ये बिजली की बढ़ी हुई कीमतें उपभोक्ता के बिल में शामिल होंगी या नहीं। दिल्ली सरकार ने बीते शुक्रवार को ही एक नए टैरिफ को मंजूरी दी है, जिसके बाद दिन में बिजली की कीमतें वर्तमान दर से 20% तक कम होंगी। वहीं रात में जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है, उस समय कीमतों में 10 से 20% की बढ़ोतरी होगी।
और शनिवार को प्रगति मैदान टनल के अंदर बदमाशों ने पिस्टल के बल पर कार सवार कारोबारी से 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लूट लिया। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बेखौफ बाइक सवार बदमाश लूट को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कारोबारी 24 जून शनिवार शाम 3 बजे से 4 बजे के बीच करीब रिंग रोड से प्रगति मैदान टनल होते हुए इंडिया गेट की तरफ जा रहे थे। तभी 2 बाइक सवार 4 बदमाश उनके कार के आगे मोटरसाइकिल रोककर पैसों से भरा बैग छीन लिया और पुलिस को सूचित करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन में सैन्य अभियान में शामिल रूसी सैनिकों के अभियान की समीक्षा की है। रूसी रक्षा मंत्री का ये कदम वैगनर समूह के विद्रोह के बाद सामने आया है। रूस की न्यूज एजेंसी ने रूस के रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए ये साफ किया है कि शोइगु प्रभारी बने रहेंगे, लेकिन उन्होंने पश्चिमी सैन्य जिले के सैनिकों और कमांडरों से कब और कहां मुलाकात की, इसका उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया है। वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के नेतृत्व में विद्रोही रूस के सैन्य नेतृत्व को हटाने के लिए मॉस्को की ओर बढ़े और बेलारूसी नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मध्यस्थता में क्रेमलिन के साथ एक समझौते के बाद अचानक पूर्वी यूक्रेन के रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में वापस चले गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न त्वम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम। प्राचीन ज्ञान विज्ञान संस्कृति और विरासत के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम। गणपतये नमः। करंट अफेयर्स, खेलकूद, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात, और लोकप्रिय फिल्मी गीत संस्कृत में। देखिए वार्तावली शनिवार शाम 6:30 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। गणतंत्र की जय, क्रांति की जय। Bloody Indians! Go to hell, you terrorists! यहाँ पर जो भी आता है वो यहाँ से मरने के बाद ही यहाँ से जाता है। किस्मत ने पहले लकीरें खींच रखी हैं। आपके हाथों में हार की और भारत के माथे पर जीत की। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी बारिन घोष की महान गाथा। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार। This is the difference of the scale. This is the difference of the speed. If I talk about Swachh Bharat, 11 crore toilets have been made.
We call it in Hindi Izzat Ghar, living with dignity. And when I say so, you will be shocked to know that one of the most literate states like Kerala, God's own country, here also 2,43,000 toilets were constructed. 2,43,000. That means 2,43,000 women used to go for their daily needs in the fields. What type of dignity was there? And the same way, 11 crore families, women used to go into the fields. Prime Minister Modi gave them to live with dignity. He gave Pradhan Mantri Swachhta Abhiyan and toilets were constructed. If I talk about Ujjwala Yojana, gas connections have been given. If I talk about Ayushman Bharat, friends, I was the health minister in the first cabinet of Prime Minister Modi. He told me, Nadda, think big, do something big. At that point of time, the international मेरा विनम्र निवेदन है माननीय अश्विन वैष्णव जी से कि आपको संबोधित करें। अमेरिका और मिस्र की यात्रा भी संपूर्ण की है। इस विजिट का क्या देश के लिए मायने हैं, क्या दुनिया के लिए मायने हैं, किस तरह से हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, किस तरह से हमारी इंडस्ट्री को और किस तरह से हमारे फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने का इसमें एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास टेक्नोलॉजिकल पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है। दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की एक अलग वजूद है। ऐसे देश ने आज भारत को एक बराबर के पार्टनर ऑफ इक्वल पार्टनर वाली जो भावना के साथ एक्सेप्ट किया है, एक उस तरह से समझौते किए हैं जिसमें भारत और अमेरिका दोनों मिलके काम करें। वो एक बहुत बड़ा मेजर, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लेके आए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिस तरह से हाईटेक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का हिंदुस्तान हब बनने लगा, और जो स्टेप्स भविष्य में जिस तरह से आज जिसकी फाउंडेशन ले हो रही है, उन सब चीज़ों को देखते हुए और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एक जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में रखी, जिसमें राष्ट्र हित को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखी। देश का हित किस चीज़ में है उसके हिसाब से सारे फैसले हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए विश्व में आज भारत की एक अलग पहचान बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से रिसीव किया गया, जिस तरह से उनके कार्यक्रम हुए और जो समझौते हुए, वो इन सब बातों को आप समेटें अगर 9 वर्षों का कार्यकाल, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत में नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने का जो कॉन्फिडेंस है, जो एक लेवल है कि हम कर सकते हैं, नई से नई, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं, इन सब का निचोड़ है, इस विज़िट का सारांश है। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस के लॉन्स सभी भारतीयों के लिए खोले गए, जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन में एक जेन्युइन स्टैंडिंग ओवेशन बार बार होता है। स्पीकर तक खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन में भाग लेते हैं अमेरिका के। ये जो भावना है, ये जो सम्मान है, ये सम्मान देश के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। जिस
जिस लेवल पे आज भारत को पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में अपने कार्यकाल में पहुंचाया है, जिस पॉइंट पे जिस हाइट तक लेके आए, वो उसका सम्मान है, उसका रिकग्निशन है। जैसे हम इसमें समझौते हुए उनकी अगर बात करें, एक एक समझौते को आप लो। एक समय था जब टेक्नोलॉजी के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहा करते थे। हमारा यूएस, जब भी भारत सरकार से कोई भी यूएस जाते थे तो वहाँ पे आधी से ज़्यादा बातचीत होती थी कश्मीर की, पाकिस्तान की, इस तरह के एक अलग ही नैरेटिव रहता था। आज आप देखो इस स्टेट विजिट में, प्रधानमंत्री जी की स्टेट विजिट में प्राइमरी फोकस रहा कि हम 2 ऐसे देश हैं जिनके पास आज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की ताकत है, तो ये दोनों देश मिलके क्या कर सकते हैं। आप ये जो फंडामेंटल चेंज आया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है। इतना बड़ा चेंज आया है ये कि हम दोनों मिलके क्या कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर हो, जेट इंजन हो, डिफेंस टेक्नोलॉजीज हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, एआई में कोलैबोरेशन हो, स्पेस में कोलैबोरेशन हो, इन सब में द थॉट प्रोसेस हैज चेंज्ड 180 degree from the past, in which earlier India was never considered as a joint development partner. Today India is considered as a joint developer, as a partner who can contribute to the development of technology. That's the fundamental shift. It's a paradigm shift. और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत को एक बराबर का पार्टनर समझ के स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन इस तरह से ले कि देश दुनिया में भारत और अमेरिका एक मेजर फोर्स बने, मेजर ड्राइव बने, मेजर एक जो दुनिया के जितनी भी आज प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम बने। इन सब का रिफ्लेक्शन होता है प्रेसिडेंट बाइडेन के एक स्टेटमेंट में, जब प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं कि दिस रिलेशनशिप विल बी द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। जब वो कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट डिफाइनिंग रिलेशनशिप इन द 21st सेंचुरी ऑन द जियोपॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, ये उससे रिफ्लेक्ट होता है। कोई भी इस्लामिक कंट्री हो, कोई भी दूसरी देश हो, आज सब देश भारत को, मोदी जी के लीडरशिप को, उसमें एक ट्रस्ट दिखा रहे हैं। एक नया एक ट्रस्ट है, एक क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, जिस क्लैरिटी ऑफ पर्पस के साथ भारत के साथ एंगेज हो रहा है। इजिप्ट में अगर हाईएस्ट ऑर्डर उनका, द ऑर्डर ऑफ द नाइल, वो मोदी जी को देते हैं तो वो भारत के हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। तो साथियों, इस पूरे विजिट में जो मेजर चेंज आया है भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग में, दुनिया में भारत को, दुनिया आज भारत में जिस तरह से दुनिया भारत को देखती है, वो इस विजिट से रिफ्लेक्ट होता है। न केवल यूएस में बल्कि यूरोप में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, सब जगह आज इस विजिट की डिस्कशन है, इसकी चर्चा है और इस विजिट के बारे में लोग दुनिया में क्या परिवर्तन आया बड़ा, उसको, इस विजिट को उसका एक माइलस्टोन मान रहे हैं। मैं यहाँ पे समराइज करता हूँ और जो कुछ बड़े समझौते हुए हैं उसके बारे में डिटेल्स रखूँगा, 5 या 6 पॉइंट्स रखूँगा। एक तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में 35 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मतलब हुआ क्वांटम टेक्नोलॉजीज, एआई, क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेस टेक्नोलॉजीज, इन सब में, सेमीकंडक्टर, इन सब में जॉइंट रिसर्च के 35 इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लिए गए। सेकेंड, टेलीकॉम में भारत के 4G 5G टेलीकॉम स्टैक को
अमेरिका ने इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएशन के बाद में क्लियर जब उनको लगा कि दिस इज़ अ वेरी वेरी एडवांस्ड टेलीकॉम स्टैक, दुनिया के शायद कोई बहुत कम टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक्स हैं जो कि वर्चुअलाइज्ड है, यानी हार्डवेयर एक का हो सकता है, सॉफ्टवेयर किसी का भी हो सकता है। इस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो लिंक होता है उसको तोड़ा गया है भारत ने जो बनाया उसमें। तो दैट्स अ वेरी एडवांस्ड वे। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है ओपन रैन। ओपन रैन के लिए यूएस और इंडिया जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे। यूएस और इंडिया ओपन रैन का जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मैंने बोला जॉइंट रिसर्च करेंगे। और जेट इंजन का मैन्युफैक्चर भारत में होगा। अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। जेट इंजन अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है। एक एक जेट इंजन के अंदर हजारों की संख्या में सेंसर्स लगते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिजिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसका होता है। उसको हिंदुस्तान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड 3 बड़े अनाउंसमेंट्स, 3 बड़े अग्रीमेंट्स हुए हैं। पहला माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का। इसमें कुछ लोग एक भ्रामक बात फैला रहे हैं, मैं उसका जवाब भी देना चाहूँगा। अगर हम देखें खड़क, अगर आप देखें ये वेफर है, ये वाला एक वेफर है। इस वेफर में बारीकी से नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब आप आंख से नहीं देख पाएंगे इसको, अगर नाखून की नोक अगर हम लें उसका 1 करोड़वा बारीकी से 1 करोड़ टाइम्स बारीक, इतना बारीक, इतना छोटा इसके अंदर चिप्स होती हैं। इस वेफर के अंदर 20,000 से ज़्यादा चिप्स हैं, 20,000 से ज़्यादा चिप्स हैं। इतना सा वेफर दिखता है ये, लेकिन इसके अंदर 20,000 से ज़्यादा चिप्स हैं। इनको, इस वेफर को फिनिश करना, वेफर को फिनिश करके इसके अंदर जो बिल्कुल नैनोमीटर्स के चिप्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करके उनको फिर चिप बनाना। इसको, ये जो चिप बनी है ये चिप मैन्युफैक्चर करना। इस चिप को अगर आप देखो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी आप समझो इस चिप की। इस चिप के अंदर जो कॉम्प्लेक्स चिप्स होती है उसमें कई कई किलोमीटर की वायरिंग होती है। देयर आर चिप्स इन विच 80 किलोमीटर की वायरिंग तक होती है, 100 किलोमीटर तक की वायरिंग होती है। आप सोचो इतनी सी चिप है, क्या साइज आप देख रहे हो इसकी, लेकिन इसके अंदर कई किलोमीटर की वायरिंग होती है। इतनी बारीकी से जो चिप बनती है नैनोमीटर्स में, वो चिप को ये बॉडी बनाई जाती है इसकी। इसमें पावर सप्लाई, चिप की स्ट्रेंथ और चिप का एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ किस तरह से कनेक्शन होगा, सर्किट कैसा बनेगा, वो इसमें आप देखोगे इस तरह से बनता है। इस चिप को फिर मॉड्यूल में डालते हैं। ये मॉड्यूल आपके फ़ोन में जाता है, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जाता है, आपके पास जो कैमरा है इसमें आता है, जिस टीवी पे आप देख रहे हैं उस टीवी की स्क्रीन में इस तरह के मॉड्यूल्स लगते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। और साथियों जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको ये भी जानकारी रहनी चाहिए कि देश ने 40 वर्षों तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने का प्रयास किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट 1980s में हुए थे, फिर 90s में हुए अटेम्प्ट, फिर 2000s में अटेम्प्ट हुए। 40 वर्षों तक अटेम्प्ट करने के बाद में पहली बार एक बड़ा मेजर सेमीकंडक्टर प्लेयर हिंदुस्तान में आ रहा है। it's a very very significant thing. Micron technology is among the leading companies in the world. दुनिया के टॉप 5 सेमीकंडक्टर कंपनीज में से माइक्रॉन की गिनती होती है। एज पर गार्टनर रिसर्च, माइक्रॉन इज द 5th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है, 250 के आसपास टोटल डिफरेंट केमिकल्स और गैसेस होते हैं, 250 के आसपास।
जब पहला यूनिट लगेगा, पहले यूनिट के लगने से वो सारा का सारा इकोसिस्टम हिंदुस्तान में बनता है। किस तरह से केमिकल्स का स्टोरेज होगा, कैसे उनका यूज होगा, किस तरह से उनकी अल्ट्रा प्योर ट्रीटमेंट करना होता है, किस तरह से उनको उपयोग में लाया जाएगा, किस तरह से गैसेस को स्टोर किया जाता है, वो सारा का सारा किस तरह से जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक्स मेंटेन करनी पड़ती है, वो सारा का सारा इकोसिस्टम देश में आएगा। इसकी इम्पोर्टेंस आप समझिए, इसकी सेमीकंडक्टर की इम्पोर्टेंस अगर हम समझें तो आज दुनिया की फाउंडेशनल इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर। जो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन आज ये दुनिया की फाउंडेशनल इंडस्ट्री, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, अगर स्टील इंडस्ट्री है तो बाकी बहुत सारी इंडस्ट्री को उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए वो मिलता है। जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, वो फाउंडेशनल इंडस्ट्री है कि केमिकल इंडस्ट्री अगर देश में है तो बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को उसका उपयोग मिलता है। वैसे ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आज एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जिससे आज कुछ भी आप मैन्युफैक्चर करना चाहें, चाहे ये मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप, चाहे ये लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाहे आप कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे डिफेंस का इक्विपमेंट बना रहे हो, आपका जो कैमरा हाथ में है, वो हर एक चीज़ में सेमीकंडक्टर आज लगता है। एक ट्रेन में तो कई हजार चिप्स लगती हैं, एक कार में कई 1000-1500 के आसपास चिप्स लगती हैं। तो ये जो प्लांट लगेगा, ये प्लांट स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है। इस प्लांट में टेक्नोलॉजी जो लगेगी वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लगेगी, और इस प्लांट के आने से पूरा का पूरा इकोसिस्टम आता है। ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है भारत की मेक इन इंडिया, मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया लॉन्च किया था उसके फर्दर प्रोग्रेस के लिए, और जो आप लोग यंगर जनरेशन के लोगों, आपकी जनरेशन को देश की एक स्ट्रांग फाउंडेशन, आप इकोनॉमी की एक स्ट्रांग फाउंडेशन देने के लिए। जैसे पहला जब मोबाइल फ़ोन प्लांट लगा तब लोग कहते थे कि क्या है, एक प्लांट लग गया उससे क्या होता है, लेकिन आज देखो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री अपने आप में करीब 7.5-8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है आज। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जब 10 साल पहले हम देखें प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल थी, आज 25 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। आई एम सॉरी, 25 लाख इसमें एम्प्लॉयमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में 25 लाख एम्प्लॉयमेंट है। तो इतना 100 बिलियन डॉलर, 8.5 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो इतना जो बड़ा चेंज आया है ये, इस चेंज में सेमीकंडक्टर विल बिकम अ मेजर रॉ मटेरियल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, ट्रेन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए। माइक्रॉन के प्रोडक्ट्स उपयोग में आते हैं मोबाइल फ़ोन में, कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में, टेलीकॉम इक्विपमेंट में, इन सब में माइक्रॉन के प्रोडक्ट्स उपयोग में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसके आने से और भी बहुत सारी सेमीकंडक्टरिंग इंडस्ट्री आएगी। दूसरा बड़ा था अप्लाइड मटेरियल्स। दुनिया की सबसे बड़ी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है सेमीकंडक्टर फील्ड में। ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होते हैं। हम सब ने देखा लेज़र कितनी फोकस्ड होती है, राइट? लेज़र हम देखते हैं एकदम फोकस्ड होती है। लेज़र से भी अगर 1 लाख गुना फाइननेस चाहिए तो वो प्लाज्मा से आती है। वो इक्विपमेंट अप्लाइड मटेरियल्स बनाती है। उन इक्विपमेंट्स को हिंदुस्तान में डिज़ाइन करेंगे $400 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से, और हिंदुस्तान में उसके कंपोनेंट्स और अल्टीमेटली मशीन भी मैन्युफैक्चर होगी। और तीसरा लैम रिसर्च, जो कि 60,000 इंजीनियर्स को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग देंगे, जो 104 यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किया है पिछले, जब से सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ उसके बाद से। उस सब में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। तो चाहे क्लीन एनर्जी में कोऑपरेशन हो, डिफेंस में कोऑपरेशन हो, चाहे क्वांटम में कोऑपरेशन हो, टेलीकॉम में कोऑपरेशन हो, उन सब में आज यूएस और इंडिया भागीदार होंगे,
जॉइंट डेवलपर्स होंगे, को क्रिएटर्स होंगे और एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें दोनों के दोनों देश मिलके नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे। ये इसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण टेक अवे है। ठीक, एनी क्वेश्चन? संतोष जी। सर मेरे को पूछना कि जो सेमीकंडक्टर चिप है ये इंडिया में कब तक प्रोड्यूस होगा, एक अगर आप वेदांता वाले प्रोजेक्ट को कुछ बता पाएं, और तीसरा सर गुजरात का वो कौन सा शहर है जिसने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए जो भूमि वगैरह